कहते हैं भगवान ने इंसान को बनाया और उस इंसान में माँ के रूप में अपने आप को स्थापित किया ताकि उसका प्रेम माँ के जरिए लोगों के बीच में मिलता रहे। लेकिन आज की जो कहानी है जिस माँ के ऊपर है, उस माँ और उस भगवान के बीच की जो प्रेम की कड़ी है वो कहीं ना कहीं टूट जाती है और माँ की ममता और उसकी समर्पण भावना के बीच में नफरत उस पर भारी पड़ जाता है। आज की दिल दहला देने वाली कहानी एक ऐसी ही माँ के ऊपर है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि मैं रोजाना आपके लिए नई नई कहानियों को लाता रहूँगा और मैं हर रोज रात के 9 बजे आपको यहीं पर मिलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 39 वर्षीय सूचना सेठ का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होता है। वह एक बेहद पढ़े लिखे परिवार से थी। वह खुद भी बेहद होशियार थी। उसने फिजिक्स ऑनर्स में कोलकाता के एक नामचीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद उसने संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था। कई भाषा और लैंग्वेज की जानकार सूचना सेठ ने डेटा साइंस की पढ़ाई की थी। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई भी उसने की। इसके बाद उसने दुनिया की कई नामचीन यूनिवर्सिटी से जुड़ती गई और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट के तौर पर जानी जाने लगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की अच्छाई और बुराई के बारे में वो लेक्चर और ज्ञान दिया करती थी। फिर उसने अपना एक स्टार्टअप कंपनी शुरू किया जिसका नाम रखा माइंडफुल एआई लैब। वो इसकी फाउंडर और सीईओ थी। वो बेंगलुरु में रह करके अपनी कंपनी चला रही थी। इसी साल 6 जनवरी की बात है। वो अपने 4 साल के बेटे के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचती है और वो वहां से गोवा के लिए फ़्लाइट पकड़ती है। गोवा पहुंचते ही वो एयरपोर्ट के बाहर से एक कैब लेती है और उसी कैब में सवार होकर के कंडोलिम इलाके स्थित एक होटल पहुंचती है जिसका नाम था सोल बनियान ग्रैंड होटल। उसने यहाँ पर एक रूम पहले से ही बुक करा रखा था। उसके साथ उसका 4 साल का बेटा भी था। वह 6 जनवरी को उस होटल में चेक इन करती है। चेक इन करने के बाद 6, 7, 8 इन 3 दिनों में अपने बेटे के साथ में गोवा में इधर उधर घूमती है। शायद उसने 9 तारीख के लिए वापसी की टिकट करा रखी थी, लेकिन अचानक 8 तारीख की रात को वो करीब 10 बजे होटल के रिसेप्शन में फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे अभी एक कैब चाहिए बेंगलुरु तक के लिए। होटल का ट्रेवल डेस्क कहता है कि मैम कौन जाएगा इतनी रात को इतनी दूर। वह कहती है कि मुझे अभी बेंगलुरु जाना है। ट्रेवल डेस्क कहता है कि बेंगलुरु कम से कम यहाँ से 550 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है और आपको लगभग 10 से 12 घंटे लग जाएंगे। यदि आप आराम से सफ़र करना चाहती हैं तो इससे अच्छा है कि आप फ्लाइट पकड़ लें और आप 1 घंटे में ही बेंगलुरु पहुँच जाएंगे। इस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे कैब से ही जाना है, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। भला ट्रैवल डेस्क वाले को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता था। उसने तुरंत ही एक लोकल ट्रैवल एजेंसी को कॉल करके उसके थ्रू एक कैब बुक कर लिया। रात करीब 1 बजे सूचना सेठ काउंटर पर पहुंचती है और चेकआउट करती है। उसने जो भी बिल था उसे पे करती है और अपने हाथ में एक बड़ा सा बैग था उसे लेकर बाहर निकल जाती है। सामने एक इनोवा टैक्सी खड़ी थी। वह उसमें अपना बैग रखती है। होटल के जो कर्मचारी हैं वे बैग रखने में उसकी मदद करते हैं। उनको वो टिप भी देती है और फिर उसी टैक्सी में बैठ करके बेंगलुरु की ओर रवाना हो जाती है। अब 9 जनवरी का दिन आ गया था। सुबह सुबह सभी स्टाफ जितने भी कमरे हैं उनकी साफ सफाई में लग जाते हैं। चूँकि रात में 1 बजे सूचना सेठ ने अपने कमरे को छोड़ा था, इसलिए उस कमरे को फिर से ड्रेसिंग करके दूसरे लोगों के लिए तैयार करना था। इसके लिए कुछ स्टाफ वहाँ पर जा कर के साफ सफाई करने में लग जाते हैं और वे लोग जिस वक्त साफ सफाई कर रहे थे तभी उसमें से एक सफाई कर्मचारी को कुछ खून की बूंदें दिखाई देती है। वह कर्मचारी तुरंत ही अपने मैनेजर को इसकी खबर देता है। मैनेजर आकर के देखता है तो उसे कुछ डाउट होता है। वह तुरंत ही कलंगुट पुलिस स्टेशन को फ़ोन करके कहता है कि हमारे कमरे में कुछ ब्लड के छींटों जैसा कुछ धब्बा मिला है, पता नहीं ये क्या है, आप तुरंत ही आ करके इसे देख लें। इधर कलंगुट पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत होटल पहुंचती है और कमरे की तलाशी लेती है तो वह देखती है कि वाकई में वहाँ पर तो ब्लड के छींटे हैं। पुलिस जब उससे पूछती है कि इस कमरे में कौन ठहरा था, तब वह बतलाता है
कि सूचना सेठ नाम की एक लेडी जो बेंगलुरु से आई थी वो यहाँ पर रुकी थी। वो 3 दिन तक यहाँ पर रही और कल रात के 10 बजे अचानक आ करके कहती है कि मुझे बेंगलुरु वापस जाना है, इसलिए मुझे एक कैब चाहिए। और वो लगभग रात के 1 बजे इस होटल को चेकआउट करके बेंगलुरु के लिए निकल गई। मैनेजर के इस बात को सुन करके पुलिस वालों को बहुत ही अटपटा लगता है। रात के 1 बजे अकेली महिला एक कैब में बेंगलुरु तक का सफ़र। अब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज को देख रहे थे, साथ ही एंट्री करने के समय में सूचना सेठ के द्वारा दी गई आईडी कार्ड को भी मंगा लिया था। लेकिन तभी रिसेप्शन में एक स्टाफ आकर के बतलाता है कि सर एक बात और है, वो जब इस होटल में एंट्री की थी उस वक्त उसके साथ में उसका 4 साल का बेटा भी था और उसने अपने हाथ में एक बैग रखा था। लेकिन जिस वक्त उसने चेकआउट किया उस वक्त उसका 4 साल का बेटा नहीं था, सिर्फ उसने वही बैग पकड़ा था जो एंट्री करते वक्त ले आई थी। अब पुलिस वाले 6 जनवरी को एंट्री वाली फुटेज देख रहे थे। उसमें उसने देखा कि सूचना सेठ ने अपने साथ एक बैग और बच्चा दोनों लेकर के वहाँ पर चेक इन किया था, लेकिन चेकआउट करते वक्त सिर्फ वो बैग लेकर के जा रही थी। अब पुलिस वाले बहुत ही बारीकी से सीसीटीवी फुटेज को देख रहे थे। उसमें उन्होंने देखा कि 6 जनवरी को जैसे ही वो एंट्री करती है उसके बाद में वो बाहर घूमने जाती है तो उसके साथ उसका बच्चा भी साथ में होता है, और जब वो वापस आती है तब भी उसका बच्चा उसके साथ में होता है। इस प्रकार उसने देखा कि 6, 7 और 8 इन 3 दिनों में जब भी वे लोग बाहर घूमने के लिए गए तब उसके साथ उसका बच्चा बाहर जाता था और उसी के साथ वापस उस कमरे में आता था। लेकिन जिस वक्त सूचना सेठ इस होटल से चेकआउट कर रही थी उस वक्त वह बच्चा गायब था। अब पुलिस समझ जाती है कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए तुरंत ही वो पूछती है कि किस ट्रैवल एजेंसी के जरिए उसने कैब बुक किए थे। मैनेजर ने उस ट्रैवल एजेंसी का नंबर दिया और वहाँ से उस कैब के ड्राइवर का नंबर भी उन लोगों को मिल जाता है और तुरंत ही पुलिस उस कैब ड्राइवर को फ़ोन करती है। फ़ोन करते ही वो कहती है कि साथ में चल रही महिला को फ़ोन दे दे। ड्राइवर जैसे ही उस महिला को फ़ोन देता है पुलिस उनसे बात करती है और कहती है कि मैम, जिस वक्त आपने इस होटल में चेक इन किया था उस वक्त आपके साथ आपका 4 साल का बेटा भी था, लेकिन जिस वक्त आपने चेकआउट किया उस वक्त आपके साथ में आपका बेटा नहीं है। आप हमें बतलाएंगी कि आपका बेटा इस वक्त कहाँ है? तो सूचना सेठ बहुत ही आराम से ठंडे कूल माइंड होकर के पुलिस को कहती है कि जी हाँ, मेरा जो बेटा है वो गोवा में हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ ठहरा हुआ है, कुछ दिनों में वो हमारे पास आ जाएगा। इस पर पुलिस कहती है कि मैम, कृपया आप उस एड्रेस को बतलाएंगे कि जहाँ पर आपका वो बेटा ठहरा है। तब वो इत्मीनान हो करके एक एड्रेस लिखाती है। इधर पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और उस एड्रेस पर जा कर के पता करती है कि वाकई में सूचना सेठ का 4 साल का बच्चा वहाँ पर है या नहीं। लेकिन पुलिस जैसे ही उस बताए गए पते पर पहुँचती है तो वो पता होता ही नहीं है, मतलब उस पता का पता ही नहीं था। अब पुलिस समझ जाती है कि सूचना सेठ ने जिस एड्रेस को लिखाया था वो बिल्कुल फेक एड्रेस था। इसके बाद पुलिस चुपचाप से इस पर काम करना शुरू कर देती है। सतर्क हो चुकी पुलिस दोबारा से कैब ड्राइवर को फ़ोन करती है और धीमे से कहती है कि अब हम जो कुछ बतला रहे हैं उसे तुम ध्यान से सुनो और सबसे पहले यह बतलाओ कि इस वक्त तुम कहाँ पहुँचे हो। तो उधर से कैब ड्राइवर पुलिस वालों को बतलाता है कि हम अभी कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाका पार कर रहे हैं। अब पुलिस वाले उस कैब ड्राइवर से कहते हैं कि अब हमारी बात को ध्यान से सुनो, तुम आगे बढ़ते रहो और किसी एक जगह पर चाय पीने के बहाने उतर जाना। उसके बाद में तुम उस आसपास के किसी लोकल से यह पूछना कि यहाँ पर नज़दीक में पुलिस स्टेशन कहाँ है। उसके बाद तुम तुरंत ही उसी पुलिस स्टेशन की ओर तेज़ी से गाड़ी भगाना और जैसे ही तुम पुलिस स्टेशन पहुँचोगे तुम वहाँ पहुँचने के बाद में उतर करके वहाँ पर जो भी पुलिस वाले होंगे उनसे इसी नंबर पे हमारी बात कराना। चूँकि कैब ड्राइवर गोवा का लोकल था और आए दिन पुलिस से उसका पाला पड़ता रहता था, इसलिए वह समझ जाता है कि पीछे जो महिला बैठी है जरूर उसने कुछ गड़बड़ किया है। इसके बाद वो आगे चलकर एक जगह पर गाड़ी रोकता है। रोकने के बाद में एक लोकल व्यक्ति से पूछता है कि आसपास में कौन सा पुलिस स्टेशन है। तब उसे पता चलता है कि
कुछ दूर आगे में ही एक आई मंगला पुलिस स्टेशन है। वह तुरंत से गाड़ी में बैठता है। उसके बाद में गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाते हुए उसी पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाकर के घुसा देता है। इससे पहले कि सूचना सेठ कुछ समझ पाती, वो अपने ड्राइवर वाली सीट से निकल करके पुलिस की ओर जाता है और जाते जाते रास्ते में उसी नंबर पर कॉल बैक करता है। और कॉल लगते ही उस पुलिस स्टेशन में जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनको वो फ़ोन पकड़ा देता है। अब गोवा पुलिस कर्नाटक पुलिस से बात करती है और कहती है कि देखिए, एक केस है हमारे कलिंगुड पुलिस स्टेशन का। इसमें यह लेडी जिस होटल में ठहरी थी उस होटल के कमरे में कुछ खून के धब्बे मिले हैं और वो जिस प्रकार रात के 1 बजे इस होटल को छोड़कर जा रही है, इससे बहुत सारे सवाल और शक पैदा हो रहे हैं। इसलिए आपसे हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उस महिला की तलाशी लीजिए और साथ ही उस गाड़ी में जो बैग रखा हुआ है उसकी भी तलाशी लीजिए। इसके बाद पुलिस वाले उस गाड़ी की ओर जाते हैं। गाड़ी के पास पहुंचने के बाद में लेडी कांस्टेबल उसकी तलाशी लेती है। तलाशी लेने के बाद में डिक्की में रखा हुआ बैग उतारा जाता है। इसके बाद मंगला पुलिस उनसे कहती है कि चलिए अब बैग खोलिए। जैसे ही सूचना सेठ उस बारे में जानती है वो घबरा जाती है, लेकिन अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो बैग खोलती है। बैग के ऊपर में कुछ कपड़े रखे हुए थे। जब उन कपड़ों को हटाया गया तो पुलिस वालों के कदम भी पीछे हट गए। उस बैग के अंदर कपड़ों के नीचे ठूंसकर हाथ पैर मोड़कर एक छोटे से बच्चे की लाश पैक की हुई थी। पुलिस वाले देखते हैं और फिर उस लाश को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि यह जिंदा है या नहीं, लेकिन बच्चा कब का मर चुका था। गोवा पुलिस को फौरन वो इस बात की जानकारी देते हैं। गोवा पुलिस उनसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि देखिए, ये हमारे थाने का मामला है, आप इस बच्चे की डेड बॉडी को जो भी वहाँ पर सरकारी अस्पताल है वहाँ की मोर्चरी भेज दीजिए और इसका पोस्टमार्टम करवा दीजिए। साथ ही आप सूचना सेठ को अपनी कस्टडी में ले लीजिए। अब मंगला पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी सूचना सेठ को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। उसके बाद में लाश को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इधर गोवा पुलिस को भी इसकी खबर कर देते हैं। इधर सूचना मिलते ही गोवा पुलिस की एक टीम आई मंगला पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वहां से इसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर थी। यदि कुछ और देर में पुलिस वालों को इस बारे में जानकारी होती तो शायद सूचना सेठ बेंगलुरु पहुंच चुकी होती। खैर, कुछ घंटों के सफ़र के बाद में गोवा पुलिस आई मंगला पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वो वहां देखती है कि वहां की पुलिस के कस्टडी में सूचना सेठ बैठी हुई है। इधर गोवा पुलिस सूचना सेठ को अपने कब्जे में लेती है और उसे लोकल कोर्ट में ले जाकर के पेश करती है। साथ ही उसके लिए ट्रांजिट रिमांड की मांग करती है। कुछ दलीलों को सुनने के बाद में कोर्ट भी उनके लिए ट्रांजिट रिमांड दे देती है। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद में गोवा पुलिस आई मंगला पुलिस स्टेशन से सूचना सेठ को लेकर के गोवा के लिए निकल जाती है और रास्ते में गोवा पुलिस सूचना सेठ से बहुत सारी सवालें करते जा रहे थे। बाकी के सारे सवालों का जवाब गोवा पुलिस को गोवा पहुंचने के बाद में मिलता है। अब सूचना सेठ पुलिस वालों के सामने बैठी हुई थी और पुलिस वालों को एक कहानी सुनाती है। कहानी कुछ ऐसी थी। कोलकाता की रहने वाली सूचना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बतलाया था कि वो बेहद पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट थी और कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक एक्सपर्ट जो इंडिया में टॉप 100 हैं उनमें से इसका भी एक नाम आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उसकी अच्छी जानकारी की वजह से उसने अपने लिए एक स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत की जिसकी सीईओ वो खुद थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। चूँकि साइबर सिटी के तौर पे जाने जाने वाली बेंगलुरु में वो अपना पहचान बनाना चाहती थी, इसलिए वो अपने कैरियर के ग्रोथ के लिए बेंगलुरु पहुंच जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक नौजवान से होती है जिसका नाम है वेंकट रमन। वेंकट रमन केरल का रहने वाला था। वह भी एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से आता था और इन दोनों में प्यार हो जाता है। ये लोग 2010 में शादी करने का फैसला करते हैं और फिर इनकी शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लगभग 9 साल बीत जाते हैं। 9 साल के बाद में 2019 में वेंकट रमन और सूचना सेठ का एक बेटा पैदा होता है।
2019 में बेटे के पैदा होने के बाद में अगला एक साल बिल्कुल अच्छा चल रहा था। 2020 का समय आ जाता है। उस वक्त पूरे देश में कोरोना फैल गई थी। इस कोरोना काल में मियाँ बीवी के रिश्तों में भी कड़वाहट आ गई थी। बेटे के जन्म से कुछ साल पहले तक वेंकटरमन अपनी पत्नी के द्वारा बनाई गई कंपनी को साथ मिलकर चला रहा था, लेकिन आखिरी में उसने उस कंपनी को छोड़ दिया और एक दूसरी कंपनी में एडवाइजर के रूप में काम करने लगा, क्योंकि वेंकटरमन खुद भी एआई स्पेशलिस्ट था। बेटे के जन्म के कुछ समय बाद से ही दोनों पति पत्नी में नोकझोंक शुरू हो गई थी, क्योंकि दोनों प्रोफेशन से जुड़े हुए थे और ऐसी हालत में बच्चे की देखभाल कौन करेगा, इस बात को लेकर के दोनों पति पत्नी में अक्सर लड़ाई होने लगी थी। लड़ाई इस कदर बढ़ गई थी कि अंततः वेंकटरमन उस घर को छोड़ करके कहीं और रहने चला जाता है। इधर सूचना सेठ लड़ाई झगड़े के मैसेज और कुछ फोटोग्राफ्स लेकर के कोर्ट पहुंच जाती है और वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है। इधर कोर्ट में केस चल ही रहा था कि इस बीच कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा कि वेंकटरमन अपनी पत्नी और अपने बच्चे से दूर ही रहे, बल्कि उसके आसपास भी ना भटके। इस बात को उसे हिदायत के तौर पर उनसे कही थी। सूचना सेठ ने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे रखी थी, साथ ही अपने और अपने बच्चे के गुजारे भत्ते के रूप में प्रति माह 2.5 लाख रुपये की डिमांड भी की थी। इधर 2.5 लाख रुपये की गुजारा भत्ते की रकम को घटाकर कोर्ट ने 20,000 रुपये कर दिया और वेंकटरमन को आदेश दिया कि वो प्रति माह 20,000 रुपये सूचना सेठ को गुजारे भत्ते के रूप में दिया करे। अब ऐसा आदेश आने के बाद वेंकटरमन ने लगभग 3 महीने तक 20-20 हजार रुपये सूचना सेठ को पहुंचाए। साथ ही कोर्ट में यह अर्जी दी कि यदि मैं गुजारे भत्ते के रूप में अपने बच्चे के लिए 20,000 रुपया दे रहा हूं, तो मुझे भी मेरे बेटे से मिलने दिया जाए। तब कोर्ट इंसानियत के नाते वेंकटरमन के हक में एक फैसला सुनाती है और कहती है कि जब तक इस केस का पूरा फैसला नहीं आ जाता, तब तक महीने में 4 बार वेंकटरमन अपने बेटे से मिल सकता है। कोर्ट के इस आदेश से सूचना सेठ नाखुश थी। एक सप्ताह बीतता है और रविवार का दिन आता है। उस दिन वेंकटरमन अपने वकील के साथ सूचना सेठ के घर जाता है अपने बेटे से मिलने के लिए, लेकिन उस दिन सूचना सेठ किसी न किसी बहाने से उसे टरका देती है। इस प्रकार एक सप्ताह और बीतता है और दूसरा संडे आता है। दूसरा संडे आने पर भी सूचना सेठ कोई ना कोई बहाना करके उसे वहां से भगा देती है। फिर तीसरा संडे आता है, फिर चौथा संडे आता है। इन चारों संडे सूचना सेठ अपने पति को अपने बच्चे से मिलने से रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन आखिरी संडे में उसका वकील कहता है कि हमारे पास कोर्ट का आदेश है, यदि आपने इसका पालन नहीं किया तो हम दोबारा से अवमानना के लिए कोर्ट जाएंगे। इस पर सूचना सेठ परेशान हो जाती है। फिर जब 5वां संडे यानी 7 जनवरी का संडे आने वाला होता है, वह तरह तरह के प्लान बनाने लग जाती है। उसे बस यह खौफ डरा रहा था कि 7 जनवरी को पड़ने वाले संडे के दिन भी उसका पति हो सकता है कोर्ट से दोबारा आदेश लेकर के अपने बेटे से मिलने के लिए आ जाए। उसे इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी कि उसका पति 7 जनवरी के दिन भारत से बाहर रहने वाला है। अब सूचना सेठ एक प्लान बनाती है। वह 6 जनवरी को अपने बेटे को बेंगलुरु से गोवा लेकर आ जाती है। वो वहाँ पर पहले से एक होटल बुक करा रखी थी, जिसमें वो 6, 7 और 8 तारीख को ठहरती है। इस दौरान सूचना सेठ अपने 4 साल के मासूम बच्चे के साथ पूरे गोवा घूमती रही। कई बार ऐसे लम्हे आए जहाँ पर उसका बेटा अपने पिताजी को खोज रहा था, क्योंकि अभी उसकी उम्र मासूमियत वाली थी। उसे यह भी पता नहीं था कि माँ बाप के बीच में लड़ाइयाँ होती है तो किस लिए होती है, तलाक क्या है, अब दोनों अलग रह रहे हैं तो किस लिए रह रहे हैं। वह मासूम सा बच्चा यह भी नहीं जानता था कि अब वो अपने पापा से दूर रह रहा है। बच्चे को तो सिर्फ क्या चाहिए, उसे मम्मी भी चाहिए और पापा भी। कई बार वो मम्मी के बजाय पापा भी कह देता, लेकिन जितनी बार भी वो पापा कहता, सूचना को यह बर्दाश्त नहीं होती। वह पति से इस कदर नफरत करने लग गई थी कि उसकी छोटी सी छोटी खुशियों को भी वो छीन लेना चाहती थी। अब वो चाह रही थी कि उसका पति कभी भी खुश ना रहे, इसलिए
उसने बहुत बड़ा कदम उठाया और इसके लिए उसने अपनी ममता को कुर्बान कर देना उचित समझा। अब ममता पर नफरत इस कदर हावी हो चुकी थी कि उसने उस फैसले को अमली जामा पहना दिया और अंततः उसने अपने बेटे का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसे बैग में पैक करके उसके ऊपर कपड़ा रख दिया। और उसे पता था कि गोवा उसके लिए अनजान है और जगह जगह पर सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए वो लाश को गोवा में नहीं फेंक सकती है। यदि वो ऐसा करती है तो बहुत ही आसानी से पकड़ी जाएगी और यदि वो फ्लाइट पकड़ करके बेंगलुरु जाती है तो वैसे में बैग की तलाशी होगी तो उसमें लाश का भेद खुल जाएगा। इसलिए एक तरीका निकाला, उसने यहीं पर रहते हुए कैब को बुक किया और वह चाह रही थी कि उसी कैब में बैठे बैठे वो बेंगलुरु की ओर जाए और कहीं पर भी अगर उसे कुछ मौका मिले तो वो लाश को वहीं पर ठिकाने लगा देगी। इधर वेंकटरमन के विदेश से वापस आते ही 100 का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा होता है कि इसकी मृत्यु दम घुटने या सांस रुकने से हुई थी। अब सवाल यह आता है कि उस कमरे में पाए गए खून के धब्बे किसके थे। इस पर सूचना सेठ कहती है कि बच्चे के मरने के बाद वो भी अपने आप को खत्म कर देना चाहती थी, इसलिए उसने कैंची के जरिए अपने हाथ की कलाई को काटना चाहा और थोड़ी देर बाद वो इरादा बदल देती है। चूंकि हाथ में कुछ कट लग गए थे, उसी कट से गिरने वाला खून का बूंद सूचना सेठ का ही है। अब पुलिस उस खून को जांच के लिए भेज देती है ताकि यह पता चल सके कि वाकई में वो सूचना सेठ का ही खून है या फिर किसी और का। उधर होटल का कर्मचारी अपने मैनेजर को इसके बारे में जानकारी नहीं देता और मैनेजर भी पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं देता, तो शायद यह केस कुछ समय के लिए दबा रहता और इसका खुलासा इतनी जल्दी नहीं हो पाती। उधर कैब ड्राइवर की भी तारीफ करनी चाहिए, जिसने पुलिस के कहने पर बहुत ही शातिर तरीके से आई मंगला पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी को लगा करके सूचना सेठ को पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।